पर उन्हें वही ऊंट दिखाई देता है जिस पर मीरा बैठी थी। ऊंट एक जर्जर से घर के पास शांत बैठा होता है। सभी दोस्त हिम्मत जुटाकर उस घर अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर जो उनके साथ हुआ वह किसी को भी पता नहीं है। बस एक चीज सुनाई दी थी और यहीं पर पिछला भाग खत्म हुआ था। लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। 2-3 महीने बीत चुके हैं। आखिरकार अब वे पांचों दोस्त कहां हैं? मीरा का क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं रेगिस्तान का छलावा भाग 2। अब ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही हैं और जमीन पर हल्की सी धुंध फैली हुई है। आसमान में हल्की हल्की धुनें उड़ रही हैं, जैसे सर्द हवा कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। और चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई है। बस हवा की सरसराहट सुनाई देती है। इसी ठंडी रात में इस शांत रेगिस्तान के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, जमालपुर। यह गांव बंजारों की बस्ती है। यहाँ के लोग सादगी से लेकिन खुशियों के साथ अपना जीवन जीते हैं। दिन में सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और रात होते ही पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर हंसी मजाक और बातचीत करता है। इस वक्त ठंड बहुत तेज है। कुछ लोग अपने कानों में मफलर लपेटे हुए हैं तो कुछ आग के पास बैठकर हाथ सेंक रहे हैं। चारों ओर सिर्फ सर्द हवा की सरसराहट और बीच बीच में उठती हंसी की हल्की गूंज, जो इस सन्नाटे में भी एक गर्माहट सी भर देती है। लगभग रात के 8 से 8:30 का समय है। इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथ में बाल्टी लिए कहीं जाता दिखाई पड़ रहा है। बाल्टी के अंदर दूध भरा हुआ है और वह हल्के हल्के कदमों से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने शरीर पर मफलर कसकर लपेट रखा है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे आगे एक और व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है, अरे वीरेंद्र बेटा, इतनी ठंड में ये बाल्टी लिए किस ओर जा रहे हो? अरे काका, डेयरी जा रहा हूँ दूध जमा करने के लिए। पर वैसे आप कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे और घर पर भी नहीं आए। क्या कोई मुसीबत है? मतलब कुछ परेशानी तो नहीं है ना आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी कैसी। बस कुछ दिनों से एक ऊंटनी बच्चों को जन्म देने वाली थी, तो उसी के पास खटिया बिछाकर बैठा हुआ था ताकि कुत्ते वगैरह ऊंटनी को परेशान न करे और उसके बच्चों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। वैसे घर पर क्या कर रहे हैं तुम्हारे पापा? अच्छा काका, ऐसी बात थी। और हाँ, वैसे पापा भी घर पर खटिया पर बैठे हुए हैं। वह आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप कई दिनों से घर पर नहीं आए। और आज तो मैं आपको बुलाने ही वाला था, क्योंकि मम्मी ने आज दाल बाटी बनाई है और आपको तो बहुत पसंद है। इसलिए मैं आप ही को बुलाने के लिए आने वाला था, पर अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। अब आप घर पर जाइए। अच्छा, ऐसी बात है बेटा। तो ठीक है, मैं घर पर जाता हूँ और तू भी डेयरी पर दूध जमा करके जल्दी वापस लौट आना। वैसे आज बड़ा मजा आएगा दाल बाटी खाने का, सब मिलकर खाएंगे। चल, अब तू जा। इतना कहकर धनजी लाल भी वहां से जाने लगता है और वीरेंद्र भी डेयरी की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे चलते हुए कुछ ही देर बाद वह डेयरी पहुंच जाता है। वहां वीरेंद्र के दोस्त प्रवीण और संजय भी होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अरे संजय, आज तू बकरियां चराने के लिए क्यों नहीं आया था? पता है, मैं और प्रवीण ने तेरी काफी देर तक राह देखी थी। अरे मैं क्या बताऊं तुम दोनों को। आज सुबह सुबह उठा तो मेरा पैर अचानक एक पत्थर से टकरा गया और उसमें मोच आ गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। पर अब थोड़ा ठीक लगा तो डेयरी पर दूध जमा करने चला आया। अच्छा संजय, अब तो तुम ठीक हो गए हो ना? पर मुझे पता नहीं क्यों रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं और जब तुम दोनों को देखता हूँ तो मुझे कुछ शहर के लोग याद आने लगते हैं। मेरा सर भी थोड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब भी तुम दोनों से मिलता हूँ और पूजा से और दिव्या से मिलता हूँ, तभी ही मेरे साथ ऐसा होता है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस सपने आ रहे होंगे और कुछ नहीं। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हो, शायद उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। वह तीनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी डेयरी वाला गोविंद लाल उनसे कहता है, अरे तुम तीनों बाद में बात करना, चलो अब सब केन में दूध डाल दो, बाकी लोगों के भी दूध